हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। इसके पहले की क्लास में हमने कला का अर्थ एवं कला की परिभाषा को जाना। आज की इस क्लास में यहाँ पे हम कला का वर्गीकरण देखेंगे, अर्थात कला के प्रकार को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देवशिल्प या ब्रह्मांडी कला कहा जाता था। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को जो अलग किया गया, इसके लिए प्रकृति को देवशिल्प या ब्रह्मांडी कला कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, देवशिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देवशिल्प को यूरोप में क्या कहा जाता है, तो देवशिल्प को यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, कला को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है देवशिल्प और दूसरा आता है मानव शिल्प। इन दोनों को आप याद रखिएगा, कला को दो भागों में बांटा गया, पहला देवशिल्प, दूसरा मानव शिल्प। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कला को दो भागों में बांटा गया, पहला था देवशिल्प, दूसरा मानव शिल्प। अब यहाँ पे मानव शिल्प को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कारुशिल्प, अर्थात कारुशिल्प को ही हम उपयोगी कला कहते हैं, और दूसरे भाग में चारुशिल्प को बांटा गया है। इस चारुशिल्प को ललित कला कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि मानव शिल्प के अनुसार कला को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में आता है कारुशिल्प, दूसरे भाग में चारुशिल्प, जिसमें से ये जो कारुशिल्प है इसको याद रखिएगा उपयोगी कला कहा जाता है, और जो चारुशिल्प है इसको यहाँ पे ललित कला कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हीगल महोदय आए थे, और हीगल महोदय ने ललित कला को 5 भागों में बांटा था। यहाँ पे याद रखिएगा, मानव शिल्प का ये जो दूसरा भाग था चारुशिल्प, इस चारुशिल्प को यहाँ पे ललित कला कहा गया, और इसी ललित कला को हीगल महोदय ने 5 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्त कला एवं पांचवा था वास्तु या इसे स्थापत्य कला बोला जाता है। तो इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा कि मानव शिल्प को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को कारुशिल्प, दूसरे भाग को चारुशिल्प कहा गया। ये जो कारुशिल्प था इसको हम उपयोगी कला भी कहते हैं, और चारुशिल्प को ललित कला कहते हैं। इसके बाद आए हीगल महोदय। हीगल महोदय ने ललित कला को 5 भागों में बांटा, जिसमें से काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्त कला एवं वास्तु या स्थापत्य कला थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हीगल से संबंधित, कि हीगल ने अपनी वर्गीकरण हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, ये जो पुस्तक थी इनकी, हीगल ने ये पुस्तक लिखी थी हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था। हीगल ने कला को 5 भागों में बांटा था, जिसमें से हीगल महोदय ने जो काव्य कला थी इसको सर्वश्रेष्ठ माना था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, हीगल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बांटा। पहले हीगल ने ललित कला को याद रखिएगा, ललित कला को इन्होंने 5 भागों में बांटा था, किंतु फिर हीगल महोदय ने विश्व की जो समस्त कलाएं थी इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें से प्रतीकात्मक कला, जिसे सिंबॉलिक बोला जाता है, या वास्तुकला कहते हैं। नेक्स्ट था शास्त्रीय कला, इंग्लिश में इसे क्लासिकल कहते हैं, और इसे मूर्त कला भी बोला जाता है। नेक्स्ट था स्वच्छंद कला, जिसे रोमांटिक कहते हैं, और इसे चित्र, काव्य, संगीत इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हीगल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भाग में किया, जिसमें पहला था दृश्य कला, दूसरा शब्द कला। तो हीगल ने कला को कई भागों में बांटा, जिसमें से आपने देखा ललित कला को 5 भागों में, विश्व की समस्त कलाओं को 3 भागों में, और इंद्रियों के आधार पर कलाओं को 2 भागों में बांटा था। तो इन सब को पॉइंटों को आप याद रखिएगा। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात ये सौंदर्यात्मक होता है। जो ललित कला है इसमें सौंदर्य की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया। ललित कला को भारतीय विद्वानों ने 5 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला था चित्रकला। जो चित्रकला थी इसका माध्यम रंग व ब्रश था। रंग व ब्रश के माध्यम से हम जो चित्र बनाते थे वो चित्रकला के अंदर आते हैं। नेक्स्ट था मूर्त कला। मूर्त कला के माध्यम था चूना व मिट्टी व धातु। चूना, मिट्टी और धातुओं के द्वारा जो हम चित्र बनाते हैं
वो मूर्त कला के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो मूर्तियाँ आपकी चूना व मिट्टी की बनी होती हैं। ये धातु में जाएंगे तो आपको सोना, चांदी और तांबा, इन धातुओं की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो मूर्ति बनी होती हैं ये मूर्त कला के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है वास्तुकला। वास्तुकला का माध्यम प्रस्तर व सीमेंट है, अर्थात जो इस समय आपके घर बने होते हैं और मंदिर बने होते हैं ये सभी आपके वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। और वास्तुकला का माध्यम प्रस्तर व सीमेंट है। प्रस्तर का अर्थ यहाँ पे होते हैं पत्थर और सीमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है संगीत कला। इसका माध्यम स्वर व नाद है। स्वर और नाद के माध्यम से, अर्थात जो भी आप कोई भी वीडियो गीत का देखते हैं, जो भी आप संगीत सुनते हैं या संगीत देखते हैं तो उसमें स्वर और नाद दोनों होते हैं, तो ये आपके संगीत कला के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है काव्य कला। काव्य कला, इसका माध्यम शब्द तथा अर्थ हैं, ये आपके काव्य कला के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा ललित कला को भारतीय विद्वानों ने 5 भागों में बांटा, जिसमें से चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। और इनका माध्यम, आप सभी का माध्यम विशेषकर याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि वास्तुकला का माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम प्रस्तर व सीमेंट है। इसी प्रकार से चित्रकला का माध्यम रंग एवं ब्रश है। तो इनका आपको माध्यम याद रखना है और साथ में याद रखना है कि ललित कला को भारतीय विद्वानों ने 5 भागों में बांटा है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख, अर्थात विभिन्न ग्रंथों में कलाओं का विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। जैसे 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन द्वारा लिखी गई पुस्तक कामसूत्र ग्रंथ में मिलता है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, कामसूत्र किसने लिखा, तो कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है और कामसूत्र में हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। किंतु पूछा जाए कि 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिला, तो ये हमें यजुर्वेद में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्रनीत सार में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। जो शुक्रनीत सार है इसमें भी हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है प्रबंध कोश जैन ग्रंथ है, इसके लेखक राजशेखर हैं। तो आपको याद रखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे कामसूत्र ग्रंथ वात्स्यायन द्वारा लिखी गई थी और इसमें हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिला था, उसी प्रकार से प्रबंध कोश जो थी, इस प्रबंध कोश ये राजशेखर द्वारा लिखा गया था और ये एक जैन ग्रंथ है और इसमें हमें 72 कलाओं का उल्लेख मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है ललित विस्तार में 86 प्रकार के कलाओं का उल्लेख मिला है और ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी पॉइंट एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा कि 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिला, 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन द्वारा लिखी गई ग्रंथ कामसूत्र में मिलता है तथा शुक्रनीत सार में भी हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिला है। इसके बाद याद रखिएगा प्रबंध कोश जो ग्रंथ है ये राजशेखर द्वारा लिखी गई है और ये एक जैन ग्रंथ है, इसमें हमें 72 कलाओं का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिला है और ललित विस्तार एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ है तथा क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में हमें 350 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा यदि आपसे चित्रकला की परिभाषा पूछी जाए तो बताइएगा किसी भी धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। तो ये आपकी चित्रकला की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं याद रखिएगा। कला मानव संस्कृति की उपज है, इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। नेक्स्ट पॉइंट है कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश, अर्थात कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। किसी वस्तु का छोटा अंश कला का शाब्दिक अर्थ होता है और कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। कला जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला का दूसरा ला, जिसमें से
का से अर्थ होता है कामदेव अर्थात सुंदर, जबकि ला का अर्थ होता है लाने वाला अर्थात सुंदरता लाने वाला ही कला है। तो यदि कला को देखेंगे तो कला दो अक्षरों से इस प्रकार से मिलकर बना होता है, जहाँ पे का अर्थ होता है कामदेव और ला का अर्थ होता है लाने वाला, और कामदेव का अर्थ होता है सुंदर अर्थात सुंदरता लाने वाला ही कला है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ग्रंथ में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष हैं। इसी के साथ आपका कला का वर्गीकरण ये जो टॉपिक है ये आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कला संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी आपके साथी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।